हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को बिहार आर्थिक सर्वेक्षण ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और बहुत सारे डिमांड्स आ रहे थे कि बिहार बजट को भी कराएं, तो आज हम इस वीडियो में बिहार बजट को भी निपटाने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए वो सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रहेगा जो आप एग्ज़ाम में छोड़ करके आओगे। तो चलिए फिर फटाफट इस वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। और मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो मुझे वापस से ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको बोलने की ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे बजट फिर से पढ़ना है। ठीक है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में बेसिक जो डिफरेंस होता है वो तो आपको पता चल गया होगा कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो पिछले 1 साल में सरकार ने क्या-क्या किया है वो हमें हमारे सामने रखता है। ठीक है? और जो बजट होता है, बजट में सरकार ये अनुमान लगा कर के चलती है कि आने वाले साल में हमारी जो सरकारें होगी वो 1 साल में क्या-क्या चीज़ें करेगी, कौन से रुपए कहाँ-कहाँ कहाँ मतलब खर्च करने वाली है। ये हमारे सामने एक अनुमान के तौर पर रखती है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मेन पॉइंट जो हमें याद रखना है, पेपर में पूछा जाएगा। तो बिहार बजट पेश किया गया था आर्थिक सर्वेक्षण के 1 दिन के बाद 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया। और पेशकर्ता कौन है? तो बिहार के वर्तमान जो वित्त मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव जी के द्वारा, और ये इनके द्वारा पेश किया गया पहला बजट है, ये ध्यान में रखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण भी इन्होंने पेश किया और बजट भी इन्होंने पेश किया। राइट? अब यहाँ पे ये है कि बजट का आकार क्या है। बजट का आकार ही बजट का कुल व्यय होता है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछे कि बजट का आकार क्या रहा तो इसका मतलब है कि कुल व्यय कितना जो है रखा गया है, वो ही वही बात होती है। तो बजट का आकार इस बार का 3,47,589, या फिर हम 3-3 डिजिट करके ऐसे याद रखते हैं, 347,589, 347,589। ठीक है? पॉइंट के बाद आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन में आप आराम से टिक कर सकते हो, वो दिक्कत नहीं करता है। स्टार्टिंग के 6 डिजिट आपको याद है तो कोई बात नहीं, आराम से याद हो जाएगा। तो 347,589 अब तक का सबसे बड़ा बजट है, क्योंकि हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं कि बजट जब भी पेश किया जा रहा है तो वो हर साल बढ़ा करके पेश किया जाता है। तो हर साल एक तरह से कह सकते हो कि अब तक का सबसे बड़ा ही बजट है। ठीक है? अब यहाँ से एक अनुमान के लिए आप देख सकते हो कि पिछले साल का जो बजट रहा, यानी कि 25-26 का जो बजट था, उसका आकार 316,895 करोड़ था। और यहाँ पर बढ़ा करके करीब कितना बढ़ाया गया वो भी मैंने लिख रखा है कि वित्त वर्ष 25-26 की तुलना में वृद्धि कितनी की गई है इस साल के बजट में। तो 30,694 करोड़। लगभग देखा जाए तो ये आपका 10% की बढ़ोतरी है। लगभग में है 10%, 9 दशमलव समथिंग है, लेकिन ये आपका लगभग में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है? तो ये पॉइंट याद रखना है। इस साल का बजट का आकार क्या है? 347,589। ये सबसे पहला पॉइंट है जो कि पेपर में पूछे जाने की चांसेस है। राइट? अब यहाँ पे कि यह बजट जो है 7 निश्चय 3 की परिकल्पना के तहत प्रस्तुत किया गया था, जिसमें समावेशी विकास, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, बुनियादी ढांचा और आम लोगों के कल्याण पर जोर दिया गया। राइट? तो यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और बजट की थीम की बात करें तो बजट का थीम भी याद रखिएगा, 26-27 की थीम है संपन्न बिहार समृद्ध बिहार। ठीक है? संपन्न बिहार समृद्ध बिहार। अगर आप यहाँ तक वीडियो को स्टे किए हो और वॉच कर रहे हो तो मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ। इस वीडियो पर जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि डाटा इकट्ठा करके लिखने में कितना ज़्यादा समय लगता है। ठीक है? तो आप थोड़ा-सा लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ से जो भी डाटा होंगे उनको आप अच्छे से याद रखने की कोशिश करिएगा। एक बार में याद नहीं होता है तो पैनिक नहीं होना है। आराम से 1-2 बार लिख कर के याद करने की कोशिश कीजिए, याद हो जाता है। सबसे पहले बजट का आकार यानी कि कुल व्यय कितना रहा? तो 347,589 करोड़। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ 3-3 डिजिट करके याद करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे अच्छे से याद भी हो जाता है और हमें दिक्कत भी नहीं होती है। ऐसा तो नहीं है कि हमें किसी को बताना है, रट करके बताना है, क्या नहीं, बस हमें एग्ज़ाम में अच्छे से आंसर को टिक करना है। इसलिए आप ध्यान में रखो कि 347,589 ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है? जितना भी बात होगा पैसे का वो सभी करोड़ में होगा, तो ये पॉइंट थोड़ा-सा याद रखिएगा। अब देखिए, कुल व्यय को 2 भागों में डिवाइड करके देखा जाता है। एक तो आपका राजस्व व्यय होता है और एक कुल व्यय होता है, मतलब पूंजीगत व्यय होता है। राजस्व व्यय के अंतर्गत बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि पेंशन हो गया, जो जैसे कि अन्य
खर्चे होते हैं, जैसे मतलब सिंपल सा आप समझो कि नॉर्मली जो अलग-अलग व्यय किए जाते हैं, वो राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं और इसको देखा जाए तो कुल व्यय का 81.74% यानी कि 284,133 284,133। अब कभी-कभी क्या होता है कि ऐसे ना लिख करके सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे ऐसे लिख देगा 2.84 लाख करोड़, ठीक है? लाख करोड़ लिख देगा। तो वहाँ पर भी आपको बस ये ध्यान में रखना है कि 284 हमने याद रखा है, तो 284 हमें दिख रहा है, ठीक है? 284 133 हमने याद किया है, क्लियर? अब बाकी जो रेस्ट अमाउंट बचा 347 589 में से 284 133 को घटा लेते हैं, तो हमारे पास पूंजीगत व्यय निकल के आ जाएगा 63,455 63,455 करोड़। ये आपका कुल व्यय का 18.26% है। कई बार ऐसे होता है कि पैसे ना पूछ करके आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन में आपके पास प्रतिशत रहेगा। तो वहाँ पर भी दोनों चीज़ें याद रखना ज़रूरी है कि रुपए को भी याद रखिए, प्रतिशत को भी याद रखिए। मैं एमसीक्यू आपके सामने रखूँगा, तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। सबसे पहले आप थ्योरी को देखो, इसके बाद हम एमसीक्यू वीडियो भी लाएँगे। तो जिनको भी एमसीक्यू चाहिए फटाफट एमसीक्यू नीचे कमेंट करिए। अब ये तो हो गई कुल व्यय जो हमने देख लिया कि 347,589 है, जिसमें से राजस्व व्यय 284,133 और पूंजीगत व्यय 63,455 हो जाता है, ठीक है? अब आता है कुल प्राप्तियाँ। कुल प्राप्तियों की अगर बात करें तो इसमें रहा 347, देखिए दोनों में 347 है, 347 है। अब उसमें क्या था कि कुल प्राप्तियाँ जो है 589 बताया गया था, यानी 347 589, और जबकि कुल प्राप्तियाँ उससे थोड़ा-सा ज़्यादा है 752, 347 752। मतलब पैसे मेरे पास ज़्यादा रहेंगे तभी तो मैं खर्च करूँगा, अगर मेरे पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो खर्च कहाँ से करूँगा? मतलब इस तरह से समझो कि व्यय जो है मतलब मेरे पास जितना है उससे मैं कम थोड़ा-सा व्यय करूँगा, तभी तो मैं बचत कर सकता हूँ ना। ठीक है, समझो ऐसे। अब देखिए इसको भी 2 तरह से देखते हैं, राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत 285, 277 हमने राजस्व व्यय में कितना देखा था? 284, 133, मतलब मिलता-जुलता है, याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बस थोड़ा-सा आप आराम से सोच करके डिजिट पर काम करोगे तो काम हो जाएगा। 285, 277, ठीक है? और पूंजीगत व्यय हमने उसमें देखा था कितना? देखिए पूंजीगत व्यय हमने देखा था 63,455 और पूंजीगत प्राप्तियाँ है 62,475। तो मतलब एक दूसरे के आस-पास, याद रखने में दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें अच्छे से हमने बता दिया और ये आपको याद भी रखना है कि कुल प्राप्तियाँ कितना था, कुल व्यय कितना है, दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। प्राप्तियाँ जो कि व्यय से ज़्यादा है, तभी हम जो कि खर्च कर पाएँगे, इनकम ज़्यादा रहेगा तो खर्च करेंगे, ठीक है? तो ये समझो कि 347 752 जो है वो प्राप्तियाँ है, जबकि 347 जो कि 347 589 ये हमारा व्यय रहा, ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखिए वित्तीय वर्ष 26-27 का वार्षिक स्कीम का कुल जो बजट है, वार्षिक स्कीम का मतलब कि अलग-अलग चीज़ों पर जो खर्च होंगे, जैसे कि आपका हो गया पेंशन पर इतना खर्च होगा, शिक्षा पर इतना, स्वास्थ्य पर इतना, तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर के लगभग कुल व्यय का 35% यहाँ पर बताया गया कि ये खर्च होगा, ठीक है? 35%। और कुल बजट का कितना है, तो ये रुपए आप याद रखो 122, 155, बहुत ही सिंपल सा डाटा है 122, 155, मतलब सिंपल आप देख सकते हो 22-55 याद रखो, बीच में एक-एक घुसा दो 122, 155, ठीक है? याद रहेगा। अब देखिए 7 निश्चय 3 जो कि 25 से 30 तक का है, हमने इसे पहले भी देखा है बजट में, जब हम पहले देख रहे थे, तो 7 निश्चय जो 1 था, 7 निश्चय 2 था, 7 निश्चय 3 अब आया है 25 से 30 के लिए, इसमें कुल बजट का प्रावधान कितना रखा गया? तो 14,800 करोड़ इसमें बताया गया। और हम आगे देखेंगे कि 7 निश्चय 3 के अंतर्गत क्या-क्या लक्ष्य रखे गए हैं सरकार के द्वारा, वो हम आगे देखेंगे। अब एक छोटा-सा यहाँ पे मैप मैंने रखा है, मतलब कि एक तरह से डाटा रखा है। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि राज्य सरकार की प्राप्तियों का ब्रेकअप कुछ इस तरह से किया गया, करोड़ रुपए में। अब क्या होता है कि सरकार को स्वयं का भी कर होता है, राज्य के पास स्वयं जो कर होता है, उससे कितना मिलने का अनुमान बताया गया, तो 65,800 ये पिछले वर्ष का था और इस वर्ष का आप देखेंगे 26-27 का 65,800 करोड़ रुपए मिलने का कर है, ये टैक्स के रूप में, राज्य का स्वयं का टैक्स, ठीक है? 65,800 करोड़। इसमें फिर आपको याद रखना है कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी जो कि राज्य सरकार का कितना होगा, तो इस बार यहाँ पे याद रखना है कि 1,58,178, या फिर हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं 158 178,
डाटा मिलता-जुलता होगा, 1, 1 मिल रहा है, फिर 5 की जगह पे 7 और 8, 8 दोनों मिला दो, 158, 178। ये सब याद कैसे होगा? लिख कर के आप याद रखोगे, थोड़ा-सा माइंड लगाओगे तो आराम से याद हो जाता है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है? पिछले बार आप देख सकते हो 25-26 में इतना था और इस बार का जो है वो बताया गया है कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी होगी 158, 178। फिर है कि केंद्र से सहायता अनुदान के रूप में कितना मिलने का अनुमान है? तो 51,896, 51,896, ठीक है? राजस्व प्राप्तियाँ कुल कितनी है यहाँ पे? तो ये हमने बताया था आपको ऊपर में 285, 277। देखिए 285, 277 राजस्व प्राप्तियाँ, तो यही आपका राजस्व प्राप्तियाँ कुल इतना बताया गया, राइट? अब चलिए यहाँ पे 2 पॉइंट आपको और अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि ये जो प्रश्न है वो बार-बार पूछा जाता है। जैसे कि 26-27 में राजकोषीय घाटा कितना रहेगा? तो राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.99% रहने का अनुमान है, लेकिन अधिकतम अगर पूछ लिया जाए कि अधिकतम कितनी अधिसीमा होगी, तो ये 3% तक निर्धारित की गई है, ठीक है? तो जनरली आपको याद रखना है कि 2.99% और अधिकतम हो जाएगा 3% तक, ठीक है? वित्तीय वर्ष 26-27 में इतना करोड़ जो कि बचत राजस्व बचत रहने का अनुमान है 1143 1143.19 करोड़ 1143 करोड़ राजस्व बचत रहने का अनुमान है। सब कुछ क्लियर हो गया? अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 26-27 में एससी यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक में योजना अंतर्गत कुल कितना प्रावधान किया गया है, प्रावधानित किया गया? तो 19,603 करोड़, 19,603 करोड़ एससी के लिए, जबकि एसटी के लिए ये आंकड़ा जो है वो आपका 1648, 16 तिया 48 होता है, तो 1648 करोड़ ये याद रखना है। एससी के लिए कितना? 19,603 और एसटी के लिए 1648, ठीक है? अब यहाँ पे 3 पॉइंट और है जैसे कि शिक्षा एवं उच्च विभाग के प्रावधान किए गए हैं 68,216, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आगे भी हम दिखाएंगे आपको। 68,216 शिक्षा पर, स्वास्थ्य विभाग पर 26-27 के लिए स्वास्थ्य के लिए 21,270 करोड़ रुपए आवंटित है। सड़क प्रक्षेत्र के लिए यहाँ पे याद रखिएगा 18,716 करोड़ और कल्याण जो है कल्याण प्रक्षेत्र में 13,202 करोड़। तो ये चारों डाटा याद रखना है। ये आपको मैं आगे भी दिखाऊंगा, वहां से और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन सबसे जरूरी चीज शिक्षा वाला आपको याद रखना ही रखना है 68,216, 68,216, ठीक है? 68,216। अब देखो याद रखने का छोटा सा तरीका मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कैसे याद रखना है। 68 लिखा है तो 68 को अब जब लिखोगे 68 तो आप देखोगे यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो 68 को हम यहाँ पे 68 को 8 की जगह पे मैं 3 लिखता हूँ और 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होगा ही होगा, तो ये याद रहेगा 68,216 शिक्षा पर, ठीक है? 216 इस तरह से याद रख सकते हो, कुछ कुछ डाटा को अपने से छेड़छाड़ करो, याद हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि किसके तहत बिहार सरकार वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उनके घर पर उपलब्ध कराएगी? तो ये कहा गया है कि सबका सम्मान जीवन आसान जो एक तरह से योजना है उसके तहत बिहार सरकार वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उनके घर पर उपलब्ध कराएगी। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि संपत्ति पंजीकरण की सुविधा भी उनको घर पर मुहैया कराई जाएगी, राइट? अब 2 पॉइंट याद रखना है कि भारत के कुल मखाना उत्पादन में बिहार अकेले 85% का योगदान रखता है उत्पादन में, और वहीं पर लीची जो है, लीची के लिए 23% उत्पादन का हिस्सेदारी बिहार अकेले रखता है। तो ये दोनों में बिहार जो कि शीर्ष पर है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 2015 से 2015 में कितना था? 203 किलोवाट घंटा हुआ करता था। अब क्या हो गया 2025 में, यानी 10 सालों में यहाँ पे देख पाएंगे कि 374 किलोवाट घंटा हो गया। 2025 में 374 किलोवाट घंटा प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग हो चुका है। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर टोटल इतना करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं 78-93 करोड़। अभी इन 78-93 करोड़ों को किस तरह से डिवाइड किया गया, यहाँ पे देखिए एसडीआरएफ मद में जो एसडीआरएफ है उनके लिए 1721 करोड़ रुपए, 1721 करोड़। पंचायती राज स्थानीय निकायों के लिए 4012 करोड़, ठीक है? और नगर निकायों के लिए 2160 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। यानी इन तीनों ये जो आपका 78-93 इन तीनों को जोड़ोगे तो ये टोटल निकल करके अमाउंट आ जाएगा। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर टोटल कितने प्रस्तावित किए गए, तो 78-93 करोड़, और इन तीनों के भागों में अगर पूछ लिया जाए कि एसडीआरएफ के लिए कितना, पंचायती राज स्थानीय निकायों के लिए कितना, या फिर नगर निकायों के लिए कितना, तो वो फिर आपको अलग अलग करके याद रखना है, ठीक है?
अब यहाँ पे देखिए सर्वाधिक खर्च 2026-27 में मध्यवार यहाँ पर दिए गए। अब ये जो आंकड़ा है, ग्राफ है, वो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो जिसका सबसे ज़्यादा शीर्ष उठा हुआ है वो सबसे ज़्यादा खर्च किया गया। जैसे कि शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च है 68,216। हमने आपको ये बताया कि 68 को जब 8 को आप लिख रहे हो 3 की तरह दिखता है, 316 दो 6 का स्क्वायर मतलब क्यूब करेंगे तो 216 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो 68,216 शिक्षा पर सर्वाधिक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रामीण विभाग पर 23,701 हो जाता है। फिर उसके बाद स्वास्थ्य पर देखेंगे 21,270 हो जाता है। ऊर्जा पर 18,737, इसी तरह से बाकी के आप देख पाएंगे। इसमें पंचायती राज को भी आप याद रखिएगा कि 10,995 जो करोड़ है वो आपका पंचायती राज पर खर्च करने का मत दिया गया है, इतना करोड़ आवंटन किया गया है। ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि शीर्ष 3 विभाग कौन से हैं जिन पर सर्वाधिक खर्च किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि प्रमुख 3 विभाग मैंने लिखा है कि शिक्षा पर 68,216 करोड़, ग्रामीण विकास पर 23,701 करोड़ और उसी तरह से स्वास्थ्य पर 21,270 करोड़। तो ये 3 विभाग प्रमुख विभाग है जिन पर सर्वाधिक खर्च किए गए। इसी क्रम में आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार कर क्या रहे हो यार, लाइक करो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें देखेंगे वर्ष 2024-25 के अंतर्गत देश में बिहार राज्य का मखाना एवं लीची में जो प्रथम स्थान रहा है, ये तो क्लियर हमने बात किया। अब यहाँ पे ये है कि मक्का उत्पादन में दूसरे स्थान पर बिहार है, शहद उत्पादन में चौथे स्थान पर, चावल उत्पादन में 5वें स्थान पर और गेहूं उत्पादन में 6ठे स्थान पर बिहार को मिला है। बजट 2026-27 में ये भी बात कहा गया कि बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ बिहार में 108 नई शहरी चिकित्सा केंद्र खोली जाएंगी। राइट। अब बजट का 5वां हिस्सा, ये हमने जो शिक्षा पर बात किया उस पर एक अलग आर्टिकल छपा था, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि बजट का 5वां हिस्सा बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर होगा खर्च, जो कि 68,216 हमने ये बात किया शिक्षा पर, करोड़ रुपए खर्च होने की शिक्षा पर। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 19.63% यानी कि कुल व्यय का जो भी हमने देखा था 347,589, उसका 19.63% जो है ये यानी 5वां हिस्सा है, ये आपका 68,216 ये शिक्षा पर खर्च होगा। तो ये दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, यानी अब एक चीज पूछा जा सकता है कि पिछले साल की तुलना में कितना अधिक खर्च हो रहा है, तो 72-52 ये याद रखिएगा। 72 यानी 7,252 करोड़ रुपए अधिक खर्च होगा पिछले वर्ष की तुलना में। राइट। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने आपके सामने रखने की ये कोशिश की है। अब बात करते हैं बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का गठन कर शुरुआत में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा। तो ये पॉइंट याद रखना है कि बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का गठन कर उसमें शुरुआत में 1 लाख करोड़ निवेश करने की बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा ये देखने को मिलता है कि राज्य सरकार के संकल्प अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत की जाएगी, जिसके अंतर्गत किसानों को प्रति वर्ष 3,000 रुपये अतिरिक्त राशि दी जाएगी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना की के लिए प्रति वर्ष किसानों को कितने रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे, तो 3,000 रुपये, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वर्तमान में दूध जो है वो इतना लाख मीट्रिक टन यानी 133.98 लाख मीट्रिक टन। अंडा की बात करें तो 378.39 करोड़ एवं मांस का उत्पादन हुआ 4.21 लाख मीट्रिक टन हो गया। मत्स्य उत्पादन बढ़कर के इतना लाख मीट्रिक टन हो चुका है, 9.59 लाख मीट्रिक टन। ये जो डाटा है वो आपको एज इट इज इसी तरह से याद रखिएगा, काम आएगा आगे जब भी कभी पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा याद रखना है। देश में बिहार का अंडा उत्पादन क्षेत्र में प्रथम स्थान है, यानी ध्यान रखिएगा देश में बिहार राज्य का अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान है। राइट। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि मत्स्य उत्पादन में चौथा स्थान रखता है, दूध उत्पादन क्षेत्र में 6ठा स्थान पर है और मांस के उत्पादन में 9वें स्थान पर आता है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 200 प्रखंडों में तरकारी आउटलेट की स्थापना की जा रही है, जिससे क्या होगा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा तथा जो भी उपभोक्ताएं होंगे उनको गुणवत्तापूर्ण सब्जियां सुलभ होंगी। तो ये एक तरह से बहुत अच्छी बात है, तरकारी आउटलेट। ठीक है, तो कितने प्रखंडों में, 200 प्रखंडों में बताई गई है। नेक्स्ट आता है कि बीते वर्ष 25-26 में 135 नए जीविका दीदी की रसोइया स्थापित किया गया, 135। ठीक है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण कार्य टोटल कितने पर किया जाना है,
तो 32.50 यानी 32.5 किलोमीटर की दूरी पर प्रारंभ है, जिसमें से अभी स्टार्ट हुआ हाल ही में आपने देखा कि 6 अक्टूबर 2025 को पटना मेट्रो का स्टार्ट हो चुका है। तो टोटल इतना डिस्टेंस पर अभी फ़िलहाल मेट्रो चल रहा है। 3.45 किलोमीटर में मेट्रो रेल का परिचालन प्रारंभ हो चुका है 6 अक्टूबर 2025 से। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बिहार में मेट्रो का स्टार्ट होना एक अपने आप में देश में ताकि मतलब गौरवपूर्ण की बात है। इसलिए हो सकता है पेपर वालों के सामने ये प्रश्न बहुत अच्छा लगे तो रख सकते हैं कि कब स्टार्ट हुआ है, तो ये डेट आपको याद रखना है 6 अक्टूबर 2025, राइट? अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 7 निश्चय 3 के तहत समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के अंतर्गत राज्य में पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू किया जाएगा तथा नई चीनी मिलों की स्थापना भी की जाएगी। तो ये हो सकता है पूछ लिया जाए कि किसके अंतर्गत, किसके तहत ये पुरानी बंद चीनी मिलों को चरणबद्ध शुरू करने की बात की गई है, तो समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, ठीक है। वैशाली की ऐतिहासिक भूमि पर 550.48 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बुद्धा सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप का निर्माण कार्य पूरा कर आम जन लोगों के सुलभ कराया गया है। तो कितना करोड़ रुपए? तो 550 करोड़ रुपए, ये याद रखिएगा। कहाँ पर? वैशाली में, राइट। अगले 5 वर्षों में सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की लक्ष्य रखा गया है। 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में 500 मेगावाट, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 25-26, ठीक है, 25-26 में अब तक 3.39 करोड़ पौधों का रोपण किया गया है, ठीक है, 3.39 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा यूएनईपी के साथ राष्ट्रीय लक्ष्य 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने हेतु रणनीति बनाई गई है। शून्य कब? यहाँ पे याद रखिएगा 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का रणनीति बनाई गई है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि पिछले साल बिहार से 2 नए रामसरों को जोड़ा गया था। वर्तमान में बिहार में टोटल 6 रामसर स्थल हो चुके हैं। तो गोकुल जलाशय बक्सर जिले से जोड़ा गया था, उदयपुर झील जो है ये पश्चिमी चंपारण से जोड़ा गया था, और इन दोनों के जोड़ने के बाद नवंबर 2025 में कटिहार जिले में गोगाबिल झील को भी यहाँ पे देखेंगे 94वीं रामसर साइट के रूप में शामिल किया, यानी कि टोटल देखा जाए तो 25 में 3 हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट आता है कि बिहार में विरासत वृक्षों के सर्वेक्षण एवं संरक्षण के लिए बिहार हेरिटेज ट्री ऐप की शुरुआत की गई है। इसके तहत टोटल यहाँ पर देखेंगे 32 वृक्षों को जैव विविधता विरासत वृक्ष घोषित करने का विधान किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, कितने वृक्षों को? 32 वृक्षों को, राइट। देखिए 7 निश्चय जो 3 हमने बात किया था, 7 निश्चय 3, इसमें क्या क्या है? तो पहला पॉइंट आता है कि दोगुना रोजगार दुगनी आय। सेकंड पॉइंट आता है कि समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। तीसरा आता है कि कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। पांचवा आता है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, और सातवां आता है सबका सम्मान जीवन आसान, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट याद रखना है कि 7 निश्चय 3 के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हमने देखा है कि पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 7 निश्चय 3 का भाग नहीं है। तो ये सातों पॉइंट आपको अच्छे से याद रहेगा तो ही आप डिफाइन कर पाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है, राइट। अब हमने ऊपर में देखा था कि बजट 2026-27 में 7 निश्चय 3 के लिए टोटल कितने रुपए का आवंटन किया गया है? तो 14,800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, राइट। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर एक ये भी आता है कि ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान, इन 5 संकल्पों के आधार पर बिहार जो है आने वाले समय में विकसित भारत का मार्गदर्शक बनेगा। तो ये 5 पॉइंट जो है, 5 संकल्प जो है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है पेपर में ऐसे भी पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प नहीं है। तो हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि राज्य के 58 लाख बीपीएल उपभोक्ताओं के घरों की छत पर 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट 100% सब्सिडी के साथ लगाया जाएगा, ये भी याद रखिए। तो देखिए कुल मिलाकर बजट अगर आपने यहाँ तक सब कुछ अच्छे से देखा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि सारी चीज़ें एग्ज़ाम से बाहर अब कुछ नहीं जाने वाली है, सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है।
और आपको कैसा लगा वीडियो फटाफट नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको एमसीक्यू चाहिए तो हम आर्थिक सर्वेक्षण का भी एक एमसीक्यू वीडियो आपके सामने रखेंगे और बजट का भी एक एमसीक्यू वीडियो रखेंगे। और साथ ही साथ हमने केंद्रीय बजट और केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, वो भी हमने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करा दिया है नोट्स फॉर्मेट में इसी तरह से। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।